दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेवात की मशहूर हस्ती राजा हसन खां मेवाती के बारे में। दोस्तों, अगर आपके गांव या इलाके की भी कोई मशहूर हस्ती है तो प्लीज हमको इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हसन खां मेवाती मेवात के हुक्मरान अलावल खां का बेटा था। इनकी वालिदा अफगान सरदार आजम हुमायूं खां शरवाजी की बेटी थी। शरवाजी की दूसरी बेटी दिल्ली के आखिरी लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी की वालिदा थी। इस नाते से हसन खां मेवाती इब्राहिम लोधी का मौसेरा भाई था। इब्राहिम लोधी ने दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद मेवात का आजाद हुक्मरान हसन खां मेवाती को बनाया और शाह ए मेवात के खिताब से नवाजा और अहमद खां मेवाती से छीने गए 7 परगने भी वापस कर दिए। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हसन खां मेवाती को रियासत विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने करीब 200 साल तक मेवात पर राज किया था। इस बात की तस्दीक राइटर ए कनिंघम ने भी की है कि हसन खां मेवाती शाही खानदान से था और फिरोज शाह तुगलक के जमाने तक पूरी ताकत इनके पास रही। राइटर ने हसन खां मेवाती की सालाना आमदनी 3 या 4 करोड़ रुपए बताई है। हसन खां मेवाती बहादुर नाहर की छठी पीढ़ी में पैदा हुए। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही हथियार चलाना और फौज की रहनुमाई करना सीख लिया था, जिसका सबूत हसन खां मेवाती ने अफगानों के खिलाफ जंग में दिया था। अपने वालिद के वक्त ही ये फौज के सिपा सालार बन गए थे। हसन खां मेवाती ने मेवों को इकट्ठा करके एक मजबूत फौज तैयार की, जिसमें करीब 12,000 घुड़सवार थे। हसन खां मेवाती की रियासत अलवर से लेकर दिल्ली तक फैली थी। इनकी जागीर में तिजारा और कुछ परगने नहीं थे, क्योंकि बाबर के जमाने तक ये इलाके तातार खां और अलाउद्दीन आलम शाह के पास थे। बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच सन 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई के वक्त में कौम की फौज ने अपनी बहादुरी और अपने वतन से मोहब्बत की मिसाल कायम की। जब हसन खां मेवाती ने लोधी के साथ मिलकर तलवार उठाई तो हसन खां मेवाती के वालिद साहब अलावल खां इस जंग में मारे गए और बेटा नाहर खां कैद हो गए। हसन खां की बहादुरी और दिलेरी को देखकर बाबर ने हसन खां मेवाती को अपनी तरफ मिलाने के लिए इस्लाम का वास्ता दिया और खत भिजवाया कि हसन खां, तुम मेरे मजहबी भाई हो, राणा सांगा का साथ छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी फौज का सिपा सालार बना दूंगा और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। इस खत के जवाब में हसन खां मेवाती ने कहा था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और किसी भी हमलावर को अपने वतन में रहने और वतन को गुलाम नहीं बनाने दूंगा। बाबर ने 21 अप्रैल सन 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर राज कर लिया, मगर हिंदुस्तान को फतह करने के रास्ते में अभी बहुत सारी रुकावटें थी। अभी तो उसको उत्तरी यानी नॉर्थ भारत का राजा भी नहीं कहा जा सकता था। उसे हिंदुस्तानियों के दिलों को जीतना था और राजपूतों से टक्कर लेनी थी, जिनकी फौज की रहनुमाई एक बहादुर और साहसी जंगजू राणा संग्राम सिंह के हाथ में थी। राणा संग्राम सिंह के पास एक बहुत बड़ी फौज थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 7 बेहद शातिर राजा और 104 सरदार, जिनको राव या रावत कहा जाता था, और एक महान मेव राजा हसन खां मेवाती, जो अपने 12,000 मेव बहादुरों के साथ राणा का साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ बाबर भारत की गर्मी और खजाने की कमी से परेशान था। उसकी फौज बेचैन थी। हिंदुस्तानी फौज के बहादुरों की कहानियां और किस्से सुन सुनकर उनका जोश ठंडा पड़ गया था। तुझ-ए बाबरी में खुद बाबर के अल्फाजों में लिखा है कि ना हमें अन्न मिलता था और ना हमारे घोड़ों को पानी। दिल्ली का सम्राट बनने में बाबर के सामने राणा सांगा, हसन खां मेवाती, संग्राम शाह मेवाती और दूसरे मेव सरदार दीवार बनकर खड़े थे। इन्होंने बाबर की हुकूमत को मानने से साफ इनकार कर दिया और जंग के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तमाम राजा और सरदार मेवात और इसके मिलते हुए इलाकों के हुक्मरान थे।
हसन खां मेवाती का लड़का नाहर खां बाबर की कैद में था, इसलिए बाबर का ख्याल था कि बेटे की वजह से दबाव में आकर हसन खां उसकी मदद करेगा और बाबर ने खानवाह की लड़ाई से पहले नाहर खां को छोड़ दिया, मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। हसन खां मेवाती ने अपने मुल्क से मोहब्बत का परिचय देते हुए विदेशियों से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया और राणा सांगा का साथ देने का फैसला किया। दोस्तों, खानवाह की लड़ाई जो बयाना के इलाके में हुई थी, इस पूरे इलाके पर मेवों का ही राज था। इसलिए जंग से पहले बाबर ने मेवात के इलाके में शेख जमाली और मुल्ला तुर्क अली को भेजा। बाबर ने ये कदम जंग से पहले अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उठाया था। इसके बावजूद भी 12,000 मेवों ने बाबर के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। 15 मार्च को खानवाह की लड़ाई बयाना के इलाके में फतेहपुर सीकरी से 8 मील की दूरी पर बाबर और राणा सांगा के बीच हुई। सुबह 7 बजे से शाम तक दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई होती रही। दोपहर के बाद एक तीर राणा सांगा के सिर पर लगा और वो मैदान छोड़कर चले गए। अपने सरदार को मैदान में ना देखकर राजपूत फौज का हौसला टूट गया, मगर हसन खां मेवाती ने हिम्मत और बहादुरी से हालात को संभाला और 12,000 मेव जवानों के साथ जंग में कूद पड़ा। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, मगर हल्दिया के सरदार ने धोखा दे दिया और वो बाबर से जा मिला। हल्दिया के सरदार के धोखा देने के बावजूद भी हसन खां मेवाती बाबर और उसकी जीत के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसकी तलवार आग उगल रही थी। जिस तरफ निकल जाता था उसी तरफ से मैदान साफ हो जाता था। तभी अचानक एक तोप के गोले से हसन खां मेवाती शहीद हो गए। उनके दूसरे बहादुर साथी भी जंग में काम आते गए और आखिर में बाबर की फतेह हुई। बाबर ने तुझ-ए बाबरी में लिखा है, खानवाह की जीत के बाद मैंने सबसे पहले मेवात की रियासत पर ध्यान दिया। राणा सांगा का पीछा करने की बजाय मेवात को दबाना ठीक समझा। जीत के बाद जब बाबर अलवर आया तो तोड़ा भीम के पास हसन खां मेवाती का लड़का अपने परिवार के साथ बाबर से मिला और बाबर ने हसन खां मेवाती की लाश उनके परिवार वालों को सौंप दी, जिसे अलवर में दफनाया गया। इस तरह से एक बहादुर देशभक्त मेव सरदार हसन खां मेवाती की हुकूमत का खात्मा हो गया। बाबर ने हसन खां मेवाती के बेटे को उसकी पुश्तैनी जागीर वापस लौटा दी। दोस्तों, हसन खां मेवाती के बारे में पता चलता है कि वो कोटला का रहने वाला था, जहां पर उनके बुजुर्गों ने सैकड़ों सालों तक राज किया था। हर साल 15 मार्च को पूरी मेवात में शहीद हसन खां मेवाती दिवस मनाया जाता है और मेवात की इस अजीम शख्सियत को खिराजे अकीदत पेश की जाती है। तो दोस्तों, ये थी शहीद हसन खां मेवाती के बारे में कुछ अहम जानकारी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।